नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुएट लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इंडियन पॉलिटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में अभी तक हमने कवर किए हैं 3 पार्ट्स, जिनमें हम डिस्कस कर चुके हैं 30 क्वेश्चन। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे पार्ट 4, जिसमें हम नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। So these are the questions. Question first for today is, how many types of justice has been enshrined in the preamble of Indian Constitution? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? न्याय की ऑप्शन ए 2, बी 1, सी 3, डी 4 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 3। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बात की जाती है न्याय की, और जो न्याय है वो होना चाहिए 3 प्रकार का। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। जस्टिस इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं जो न्याय है वो 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया? सेक्युलर शब्द मेंशन है हमारे प्रीएम्बल में। सेक्युलर शब्द का जो बेस्ट मीनिंग होगा, जो करेक्ट एक्सप्रेशन होगी, अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कंटेक्स्ट में बात करें तो वो क्या होगी? ऑप्शन ए, इंडिया हैज मैनी रिलीजन्स, यानी भारत में बहुत सारे धर्म हैं। ऑप्शन बी, इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम, भारतीयों के पास धार्मिक स्वतंत्रता है। ऑप्शन सी, फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, धर्म को मानना किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। डी, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, भारत एक राज्य के तौर पर उसका कोई धर्म नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर? एंड द करेक्ट एक्सप्रेशन इज ऑप्शन नंबर डी, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, यानी भारत एक राज्य के तौर पर उसका कोई धर्म नहीं है, अर्थात भारत में सभी जो धर्म है वो एक समान है। राज्य किसी भी एक धर्म को एज ए मतलब हम बोल सकते हैं कि उसका पर्सनल या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, उसके लिए सभी रिलीजन क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट? किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? ऑप्शन ए, फ्लैग यानी ध्वज, झंडा। बी, सोवर्जिनिटी यानी संप्रभुता। सी, हेड ऑफ द स्टेट यानी राज्य प्रमुख। डी, कैपिटल, कैपिटल यानी राजधानी, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो किसी भी राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोवर्जिनिटी। मैंने पहले भी आपको बता रखा है, पॉलिटी के पहले ही लेक्चर में बताया था कि किसी भी स्टेट के लिए जो बेसिक 4 एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट क्या क्या होते हैं? उसकी पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवर्जिनिटी। सोवर्जिनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, यानी संप्रभुता वह शक्ति होती है जिसके माध्यम से कोई भी राज्य अपने आंतरिक एवं बाहरी निर्णय स्वतः ही ले सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सोवर्जिनिटी। अगर सोवर्जिनिटी नहीं है तो राज्य के अस्तित्व का भी कोई वास्तविक मतलब नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद का एक विशेषता नहीं है? भारतीय संघवाद की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, यानी भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऑप्शन बी, पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, यानी फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का जो है विभाजन है, क्लियरली डिवीजन है। द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, राज्यसभा विच इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वहां पर जो फेडरेटिंग यूनिट्स यानी कि मतलब यहाँ पे जो स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स हैं, उनका अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। ऑप्शन डी, इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। फेडरेटिंग यूनिट्स मतलब जो छोटे छोटे यूनिट्स यानी स्टेट्स मिलके एक कंट्री यानी इंडिया को निर्माण करते हैं, तो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। जो इंडिया है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट ऑफ फेडरेटिंग यूनिट्स। तो इनमें से जो है कौन सा इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए, इंडिया और यूएसए के कंटेक्स्ट में हम जब बात करते हैं तो यूएसए इज अ फेडरेशन व्हाइल इंडिया इज अ यूनियन। क्योंकि इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो
कोई एग्रीमेंट के तहत आपस में मिलकर उन्होंने एज अ कंट्री एक कंट्री का निर्माण नहीं किया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है गलत है। बाकी जो तीनों चीजें हैं वो सही है, ऑप्शन ए भी सही है। ऑप्शन ए बी सी स्टेटमेंट्स जो है अपनी जगह सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा है इंडियन फेडरलिज्म का फीचर क्या नहीं है, तो ऑप्शन डी इज हियर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू carve out a new state is vested in, यानी कि नए राज्य के निर्माण की शक्ति जो है वो किसके पास है, जो नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ऑप्शन ए द पार्लियामेंट भारतीय संसद, बी द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, सी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद, डी स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन राज्य पुनर्गठन आयोग। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हियर। As we all know that part 1 of the Indian Constitution deals with the union and its territory, और उसमें जब हम बात करते हैं तो जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, भारत की संसद है, उसके पास पावर है। आप देखिए बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम्स, जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं। तो भारत की संसद के पास ये शक्ति है कि वो नए राज्य का निर्माण कर सकती है। और जैसा कि आपने देखा 2014 में भारत की संसद के द्वारा एक नए राज्य का निर्माण हुआ तेलंगाना। हाल ही में 2019 में भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर राज्य को, अब अनुच्छेद 370 तो समाप्त हुआ ही था, साथ ही साथ उस राज्य को उन्होंने जो है बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है। उसी प्रकार आप जानते हैं सन 2000 में 3 राज्य अस्तित्व में आए थे, जिनमें से एक हमारा अपना राज्य उत्तराखंड भी है। तो इस प्रकार से भारत की संसद के पास ये ताकत है कि वो जो राज्य हैं, वर्तमान जो राज्य हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, और उनके जो है बाउंड्रीज को अल्टर करके नए स्टेट्स को जो है बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच या who of the following is competent to prescribe conditions for acquisition of citizenship? निम्नलिखित में से किसके पास ये शक्ति है कि वो कंडीशंस, जो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप यानी नागरिकता को प्राप्त करने की जो शर्तें हैं, उसका निर्धारण करे। ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन, बी प्रेसिडेंट, सी पार्लियामेंट, डी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ज्वाइंटली। तो इनमें से किसके पास ये पावर है? तो ये जो शक्ति है, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट जो है, भारत की जो संसद है, उसके पास ये शक्ति है कि वो जो है ऐसे लॉ बना सकती है विच कैन रेगुलेट द सिटीजनशिप, मतलब सिटीजनशिप रिगार्डिंग जो लॉ है, चाहे वो सिटीजनशिप को एक्वायर करने की बात हो या टर्मिनेशन की बात हो, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है उसके पास वो पावर है। इट इज ए पावर टू मेक द लॉ रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। तो अभी हमने हाल ही में देखा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आपने देखा CAA, तो जो ओरिजिनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, वो 1955 में बनाया था, एंड बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 में ये बात कही गई है। तो प्रश्न यही है कि किसके पास ये पावर है, ठीक है, तो ये पावर है इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। So the next question is, which of the following statements is correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट करेक्ट है। Rights are claims of state against the citizens. B. Rights are privileges which are incorporated in the constitution of a state. C. Rights are claims of citizens against the state. D. Rights are privileges of a few citizens against many. तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका IAS प्री 2017 में ये प्रश्न आया था, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। कथन वाले जो प्रश्न होते हैं इनको जरा ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनको समझते हुए इसका उत्तर करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज ऑप्शन सी, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। राइट्स, और पर्टिकुलरली बात करें हम फंडामेंटल राइट्स की, दे आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स, यानी वो नागरिकों के क्लेम्स हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट से, यानी स्टेट से बचाते हैं। आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे एक्ट एज अ प्रोटेक्शन लेयर और दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्टेट, राज्य से बचाते हैं। तो राइट्स जो होते हैं वो क्लेम्स होते हैं स्टेट के अगेंस्ट। तो इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the Indian Constitution the right to equality is granted by 5 articles. They are, भारतीय संविधान में जो right to equality है यानी कि समानता का अधिकार है वो 5 अनुच्छेदों में वर्णित है, उसको मेंशन किया गया है। और वो अनुच्छेद कौन से हैं? ऑप्शन A B C D आपके सामने रखे हैं। ऑप्शन A फ्रॉम आर्टिकल 13 to 17, B फ्रॉम 14 to 18, C 16 to 20,
डी 15 to 19। और आप जानते ही हैं द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम 14 to 18। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक बात की गई है। और जो अनुच्छेद 12 और 13 है, आप जानते हैं अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा है और अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो है वो पहले प्रकार का जो अधिकार है आपका यानी राइट टू इक्वलिटी, उसकी बात की गई है आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में। तो याद रखिएगा राइट टू इक्वलिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18 और इस हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सन्स राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा यानी कि कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का वो किसी व्यक्ति के इस अधिकार को सुरक्षित रखता है कि वो स्वतंत्र तरीके से विदेश यात्रा कर सके। ऑप्शन ए 21, आर्टिकल 21, बी 19, सी 14, डी 18। तो कौन सा आर्टिकल है ऐसा? आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे अगर आपने, वैसे मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, मेनका गांधी केस एक हुआ था आई थिंक 1978 का, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें ये बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट, यानी विदेश यात्रा करना एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन वो किस आर्टिकल के अंडर है? वो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। आर्टिकल 21 किस चीज से संबंधित है? आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है आर्टिकल 21, उसी से संबंधित है आपका अनुच्छेद 21। तो उसमें ये बात की गई है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट इज। मौलिक अधिकारों का जो गार्जियन है वो किसको कहते हैं हम? ऑप्शन ए एग्जीक्यूटिव, बी जुडिशरी, सी पार्लियामेंट, डी नन ऑफ दीज। वेरी इजी क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जुडिशरी। न्यायपालिका जो है वो संरक्षक है, मौलिक अधिकारों की गार्जियन है। आप सभी जानते हैं न्यायपालिका, और विशेषकर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे उच्च न्यायपालिका की यानी हायर जुडिशरी की। और हायर जुडिशरी में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स दोनों आते हैं, मैंने कई बार दफा बताया आपको। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इसमें आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सिमिलरली आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके माध्यम से आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं इन केस अगर किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो बोथ ऑफ दीज आर्टिकल्स, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, ये आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव राइट है जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आप जानते हैं जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी तक हमने टोटल 40 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।